हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू पेंडुलम वीडियो। और आज हम वीकली करंट अफेयर रिवीजन करने वाले हैं। 1 से 7 जून के जितने भी करंट अफेयर्स थे उनको रिवाइज करेंगे। और आप सभी लोग जानते हैं कि रिवीजन कितना इंपॉर्टेंट है। आप तभी करंट अफेयर्स को अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे जब आप उसका बार बार रिविजन कर रहे हो। चलिए बिना समय गवाए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीकली करंट अफेयर रिविजन। पहली न्यूज है नेशन वाइड लॉकडाउन 5.0 या फिर अनलॉक 1.0 शुरू हो चुका है और ये 1 से लेकर 30 तारीख तक चलेगा। और इसको 3 फेज में जो है किया जा रहा है अनलॉक, जिसमें पहले फेज में 8 जून से जो है आपके जो मॉल्स हैं, जो ऑफिसेज हैं, वो तो पहले से खुल गए थे, लेकिन जो पब्लिक प्लेसेस हैं मॉल्स वगैरह उनको खोला जा रहा है। और इसमें सेकेंड फेज में डिसाइड किया जाएगा कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनको खोलना है कि नहीं खोलना है। और थर्ड फेज में बाकी चीज़ों के लिए देखा जाएगा। और कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो अभी पूरा देश में बंद है, जिन पे जैसे इंटरनेशनल ट्रैवलिंग नहीं कर सकते हैं, जिम्स बंद रहेंगे, स्टेडियम्स वगैरह भी अभी बंद रहेंगे अनटिल एंड अनलेस उन पे कोई डिसीजन लिया जाता है। तो इसको अनलॉक 1.0 भी कहा गया है। इससे चीज़ें थोड़ी वापस से नॉर्मल हो रही हैं। अगला है सेंट्रल गवर्नमेंट अनाउंस्ड मुद्रा शिशु लोन। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने मुद्रा शिशु लोन की अनाउंसमेंट की है और ये जो लोन है ये 12 महीने की अवधि के लिए शीघ्र भुगतान करने पर 2% जो इंटरेस्ट सबवेंशन है वो दिया जाएगा। जो टाइमली पेमेंट करेंगे, टाइमली रीपे करेंगे इस लोन को। और जो योजना है, ये जो मुद्रा शिशु लोन है, इससे जो है लोन लेने वालों को 1500 करोड़ की राहत मिलेगी टोटल। ठीक है, अगर वो टाइमली रीपेमेंट करते हैं तो अगली न्यूज है डोनाल्ड ट्रंप स्पोक ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ G7 ग्रुप। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि G7 ग्रुप को एक्सपैंड करना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा साथ में जो G7 की समिट थी जो जून में होनी थी उसको सितंबर के लिए पोस्टपोन कर दिया। तो सितंबर 2020 में जो G7 ग्रुप का जो समिट होगा वो होगा। और इस वर्ष 2020 की जो प्रेसिडेंसी है वो यूएस के पास है, तो यूएस होस्ट करेगा G7 2020 का जो समिट है। और यहाँ पे जो एक्सपेंशन की बात कही है G7 में, इसमें G7 की जो कंट्रीज हैं उसके अलावा इसमें इंक्लूड करने की बात कही गई है रशिया, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया को। ठीक है, ये 4 कंट्रीज को इंक्लूड करने की बात की है, लेकिन ये क्लियर नहीं कहा गया है कि भाई इनको परमानेंटली इंक्लूड किया जाएगा या फिर सिर्फ इनको टेम्परेरी बेसिस पे इंक्लूड करना है। और बात करें हम G7 ग्रुप की, तो G7 ग्रुप जो है ये 1975 में फॉर्म हुआ था। और इसके जो मेंबर्स हैं वो हैं फ्रांस, इटली, जर्मनी, कनाडा, USA, UK और जापान। और इसके अलावा जो जिस कंट्रीज को इंक्लूड करने की बात की है वो है रशिया, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। तो चलिए हम लोग अगली न्यूज देखते हैं। वर्ल्ड मिल्क डे हर साल 1 जून को मनाया जाता है। और ये जो है डे इसको स्टैब्लिश किया था FAO ने, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने। और इसको पहली बार जो सेलिब्रेट किया गया था वो 2001 में फर्स्ट वर्ल्ड मिल्क डे जो है वो सेलिब्रेट किया गया था। अगली न्यूज है ब्रिटेन प्रपोजेस टू क्रिएट अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 10 डेमोक्रेसी कंट्रीज, या फिर इसको D10 भी कहा गया। ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने की बात कही गई है। और इसमें कौन कौन इंक्लूडेड होगा? G7 कंट्री के जो भी मेंबर्स हैं जिसको हमने अभी डिस्कस किया था, प्लस इसमें एडिशनल और कौन लोग होंगे? इसमें इंडिया, साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया, इसको इंक्लूड करने की बात कही गई है। और ये जो D10 है डेमोक्रेसी कंट्रीज का जो ग्रुप है, इसको इसीलिए प्रपोज किया गया है ताकि जो चाइना पे डिपेंडेंसी है, जो चाइनीज कंपनीज पे जो डिपेंडेंसी है उसको कम किया जा सके, बेसिकली फॉर 5G टेक्नोलॉजी। और एक ऑल्टरनेटिव ग्रुप जो है, जो ऑल्टरनेटिव सप्लायर है उसको बिल्ड किया जाए ताकि जो चाइना पे डिपेंडेंसी है फॉर क्रिटिकल 5G टेक्निकल इक्विपमेंट उसको कम से कम किया जा सके। तो इसीलिए ये ब्रिटेन ने प्रपोज किया है। अगर हम बात करें यूनाइटेड किंगडम की, तो आप इसकी लोकेशन देख सकते हैं और इसकी जो कैपिटल है वो लंदन है। अगली न्यूज देखते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनवाइटेड बिड्स टू रोल आउट वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड स्कीम। तो अभी भारत ने जो बिड्स इनवाइट की हैं वन सन
वन वर्ल्ड और वन ग्रिड स्कीम के लिए। और इस प्लान का जो फोकस है कि एक फ्रेमवर्क बिल्ड किया जाए जिसमें जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज जो बेसिकली सोलर एनर्जी पे इसका फोकस है, और इसमें जो है ग्लोबल कॉपरेशन को फैसिलिटेट किया जाए इस डायरेक्शन में। और ये जो स्कीम है ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस को भी सपोर्ट करेगी, और साथ ही में इसमें ये जो स्कीम है इसके अंदर जो सोलर स्पेक्ट्रम है उसको दो मेजर कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक तो है फार ईस्ट वाला जिसमें म्यांमार, वियतनाम, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया जैसी कंट्रीज इंक्लूडेड है, और फार वेस्ट में मिडल ईस्ट और अफ्रीकन रीजन इंक्लूडेड है। और यहाँ पे बात आती है इंटरनेशनल सोलर अलायंस की। तो ये जो था ये 2015 में स्टैब्लिश हुआ था, और इसको फ्रांस और भारत ने मिलके जो है इसको स्टैब्लिश किया था। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो मेन ऑब्जेक्टिव वो यही है कि जो कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं जो यूज करते हैं उसको कम से कम किया जाए और सोलर एनर्जी को एफिशिएंटली इस्तेमाल किया जाए। और अभी इसमें 67 मेंबर्स हैं करेंटली, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है। चलिए अगला देखते हैं। नासा स्पेसएक्स डेमो 2 मिशन लॉन्च। तो नासा का जो स्पेसएक्स डेमो 2 मिशन है वो लॉन्च हो गया है, और जो स्पेसएक्स है ये एक पहली जो है कमर्शियल कंपनी बनी है जिसने पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट जो है वो लॉन्च किया है। और इस स्पेस क्राफ्ट में ये जो लॉन्च हुआ है इसको फैल्कन 9 रॉकेट ने लॉन्च किया है, और ये जो फैल्कन 9 है ये भी स्पेसएक्स के द्वारा बनाया गया रॉकेट है, और इसने एक क्रू ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट को ये लेकर गया था जो फैल्कन 9 रॉकेट है। और इस स्पेस क्राफ्ट में 2 नासा के एस्ट्रोनॉट्स थे, रॉबर्ट बेन हैंकन और डुगलस हर्ले। और ये जो दोनों एस्ट्रोनॉट्स हैं नासा के बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस्ड एस्ट्रोनॉट्स हैं, और ये जो एस्ट्रोनॉट्स हैं ये जाकर क्रू ड्रैगन को टेस्ट करेंगे और जो रिसर्च करेंगे जो ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जो ऑलरेडी एक्सपेडिशन 63 की जो क्रू है उनके साथ मिलके ये टेस्टिंग करेंगे। यदि अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो अमेरिका जो है वो अभी जो उसकी डिपेंडेंसी है रशिया के स्पेस क्राफ्ट पे अपने क्रू मेंबर्स को ISS तक पहुंचाने की, वो जो डिपेंडेंसी है वो कम हो जाएगी, और इससे कॉस्ट भी जो है उनकी काफी रिड्यूस हो जाएगी। तो इसीलिए नासा जो है इस मिशन को लॉन्च किया है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ विल गिव एग्रीकल्चर स्टेटस टू लैक कल्टीवेशन। तो गवर्नमेंट जो है छत्तीसगढ़ की उसने डिसाइड किया है कि लैक कल्टीवेशन को एग्रीकल्चर स्टेटस दिया जाएगा। इससे फायदा क्या होगा कि जो किसान लाख की जो खेती कर रहे हैं वो आसानी से जो है लोन ले सकते हैं बैंक के द्वारा। तो इसीलिए ये छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने ये निर्णय लिया है, और छत्तीसगढ़ जो है वो छत्तीसगढ़ इज द टॉप प्रोड्यूसर फॉर लैक कल्टीवेशन इन इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पर काफी मात्रा में जो किसान है वो लैक कल्टीवेशन पे डिपेंडेंट है, और इस निर्णय से उनको जो भी वो लोन है वो आसानी से कोऑपरेटिव सोसाइटी से ले सकेंगे। चलिए हम लोग अगली न्यूज देखते हैं। ASI ऑब्टेन 9th सेंचुरी शिवालिंगम इन द चार्म टेम्पल कॉम्प्लेक्स ऑफ वियतनाम। तो ASI इज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को 9th सेंचुरी शिवालिंगम मिला चार्म टेम्पल कॉम्प्लेक्स ऑफ वियतनाम में। तो क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि चार्म टेम्पल कॉम्प्लेक्स कहाँ पर लोकेटेड है? वियतनाम में है। ये जो है ये माई सन का एक पार्ट है जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ठीक है, और भारत में कितनी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है? टोटल 38 है, जिसमें से 30 कल्चरल है, 7 नेचुरल है और 1 मिक्स्ड साइट है। 1 मिक्स्ड है। भारत में टोटल 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, जिसमें 30 कल्चरल, 7 नेचुरल और 1 मिक्स्ड साइट है। तो चलिए हम लोग अगली न्यूज देखते हैं। May 31 वर्ल्ड नो टोबैको डे। तो हर वर्ष जो है 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया जाता है, और इस वर्ष 2020 में इसकी थीम थी प्रोटेक्टिंग यूथ फ्रॉम इंडस्ट्री मैनिपुलेशन एंड प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम टोबैको एंड निकोटीन यूज। क्योंकि जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो निकोटीन और टोबैको को अलग अलग फ्लेवर्स में वो लोग बेचने की कोशिश करते हैं, जिससे जो युवा है वो समझ नहीं पाते कि ये कितना खतरनाक है, टोबैको की क्या जो है नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकते हैं। तो इसीलिए इस वर्ष की जो थीम है वो उसी पर बेस्ड है। चलिए अगली न्यूज देखते हैं। इनॉग्रेशन ऑफ इंडिया नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल। तो जो हमारे मिनिस्टर हैं ऑफ IT श्री रविशंकर प्रसाद, उन्होंने नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल को इनॉग्रेट किया, और ये जो पोर्टल है ये प्रमोट करेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अमंग स्कूल स्टूडेंट्स। और इस पोर्टल को जो है जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स,
मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी है, इसने बनाया है और आईटी इंडस्ट्री ने मिलकर बनाया है। जबकि इसको जो पोर्टल को ऑपरेट किया जाएगा ये नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के अंतर्गत आता है, और नासकॉम के द्वारा जो आईटी इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करेगा। इन दोनों के द्वारा ये जो पोर्टल है नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल, ये ऑपरेट किया जाएगा। और ये जो पोर्टल है ये सर्व करेगा एज वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर एआई रिलेटेड डेवलपमेंट इन इंडिया। अगला देखते हैं। अगला है सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्च्ड पीएम स्वनिधि योजना। ये स्वनिधि क्या है? पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा? जितने भी जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं वो लोन ले सकते हैं, वो 10,000 रुपए तक का लोन ले सकते हैं। और यदि ये इस लोन को टाइम से भरते हैं, इस टाइम से इसको रीपे करते हैं अगर लोन को, तो वो अगले एक तो पहले उनको इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा और साथ ही में वो अगले कैटेगरी के लोन के लिए एलिजिबल होंगे, यानी कि फिर वो 20,000 रुपए का लोन ले सकते हैं। और फिर यदि वो 20,000 रुपए का लोन अगर वो टाइम से रीपे करते हैं तो फिर वो 30,000 का लोन ले सकते हैं। तो इसी तरह से उनके लिए जो लोन की कैटेगरी है, जो लोन की लिमिट है, वो बढ़ती चली जाएगी। और इसकी स्कीम का जो टाइम पीरियड है वो है मार्च 2022 तक। मार्च 2022 तक इस स्कीम की जो अवेलेबिलिटी है, जो पीरियड है, वो 2022 तक रहेगा। किसका? पीएम स्वनिधि का। इट इज बेसिकली पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। अगला देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च द चैंपियंस प्लेटफॉर्म इन न्यू दिल्ली। तो हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने जो है चैंपियंस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था। और ये जो चैंपियंस प्लेटफॉर्म है ये टेक्नोलॉजी बेस्ड सोल्यूशन प्रोवाइड करता है, जिसमें कि एक ही जगह पर जो भी एमएसएमई सेक्टर है, मीडियम स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइजेस, ये जो है एक ही जगह पर इनको जितनी भी जो भी इश्यूज हैं वो सारे इनके रिजॉल्व हो जाएंगे, इनको सब चीज के सोल्यूशन मिलेंगे। कोई कंप्लेन है, यदि कोई कंप्लेन है अगर, वो भी उसका ग्रीवेंस रिड्रेसल यहाँ पर होगा। कोई रिलेटेड टू रॉ मटेरियल कोई कंप्लेन है एमएसएमईज की, या फिर कोई फाइनेंस से रिलेटेड इश्यूज है, तो उसको भी इस पोर्टल पर हैंडल किया जाएगा। तो अगर कोई पूछे कि चैंपियंस पोर्टल जो है ये किस सेक्टर से रिलेटेड है, तो ये एमएसएमई सेक्टर से रिलेटेड है। अगली न्यूज है, गवर्नमेंट अनाउंस्ड इंक्रीज इन एमएसपी ऑफ 14 खरीफ क्रॉप्स। तो गवर्नमेंट ने 14 खरीफ क्रॉप पे जो एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिसको कहते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसको जो है गवर्नमेंट ने 14 खरीफ क्रॉप्स के लिए डिक्लेयर किया है और वो भी बढ़ाया है। और इसको 83% तक बढ़ाया गया है, 83% तक इसको बढ़ाया गया है। अगर हम बात करें कि पैडी की, तो उस पर 53 पर क्विंटल जो है कॉस्ट बढ़ाई गई है। पहले जो भी वैल्यू थी उसके बाद अभी जो फाइनल वैल्यू है वो ₹1868 पर क्विंटल होगी। ये एमएसपी डिसाइड किया गया है फॉर पैडी। तो जैसे स्टेट पीसीएस में आपने देखा होगा, लास्ट टू लास्ट ईयर एक क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें उन्होंने एमएसपी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो अगर कहीं न्यूज में आता है तो आप उसको जरूर पढ़िए। और ये जो एमएसपी है ये सीजन के शुरुआत में जो है इसको डिक्लेयर किया जाता है और इसको गवर्नमेंट अनाउंस करती है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ CACP क्या है? कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। और इसका मेन पर्पज यही होता है कि फार्मर को कोई नुकसान ना हो, क्योंकि गारंटीड प्राइस होता है और गवर्नमेंट इस प्राइस पर प्रोक्योर करती है फ्रॉम फार्मर्स, अगर जो मार्केट प्राइस है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस के नीचे फॉल करता है। तो चलिए हम लोग अगली न्यूज देखते हैं। डीआरडीओ डेवलप्ड अ डिसइंफेक्शन यूनिट कॉल्ड अल्ट्रा स्वच्छ। तो डीआरडीओ ने एक अल्ट्रा स्वच्छ नाम की जो है डिसइंफेक्शन यूनिट बनाई है और इससे जो भी इक्विपमेंट्स हैं जैसे पीपी, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, क्लोथ, सब इससे जो है डिसइंफेक्ट हो सकते हैं। और ये जो है 2 वेरिएशन में अवेलेबल है, ओजोनेटेड स्पेस और त्रिनेत्र टेक्नोलॉजी। अगली न्यूज देखते हैं। प्रिपेयर टू डील विद गुजरात साइक्लोन निसर्ग। तो बेसिकली साइक्लोन निसर्ग आया था अभी हाल ही में, गुजरात और मुंबई कोस्ट को हिट किया था इसने। और ये साइक्लोन इमर्ज हुआ था आपका अरेबियन सी में। और इससे पहले बे ऑफ बंगाल में एक साइक्लोन आया था। वो साइक्लोन कौन सा था? साइक्लोन अम्फन।
तो ऐसे नाम भी आपसे पूछ सकते हैं या नाम देके पूछ सकते हैं कि ये जो साइक्लोन है ये कहाँ पर इमर्ज हुआ था। और जो अम्फन साइक्लोन है उसने उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश की कोस्ट को हिट किया था। और जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं ये लो प्रेशर सिस्टम होते हैं जिनके चारों तरफ बहुत तेजी से हवाएं घूमती हैं। और इसका जो नाम है निसर्ग, ये जो नाम है ये दिया गया है बांग्लादेश के द्वारा। बांग्लादेश ने ये नाम सजेस्ट किया था। और जो साइक्लोन अम्फन का जो नाम है ये थाईलैंड ने सजेस्ट किया था। तो कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और जो ये ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं इसके लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए होती है कि भाई सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि जो सी सरफेस है वो गर्म होना चाहिए, वार्म होना चाहिए, कम से कम 26 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर टेम्परेचर होना चाहिए, एक लो प्रेशर सिस्टम होना चाहिए, कोरियोलिस फोर्स होनी चाहिए और जो एटमॉस्फेरिक इंस्टेबिलिटी की भी आवश्यकता होती है। तो ये सारी जो सिचुएशन है इसके चलते साइक्लोन की जो है फॉर्मेशन होती है और अलग अलग जगह पे इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। ऑनलाइन पोर्टल स्किल रजिस्टर लॉन्च्ड इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश ने एक ऑनलाइन पोर्टल स्टार्ट किया है स्किल रजिस्टर और इसमें एक डेटाबेस बनाया जाएगा। किसका डेटाबेस बनाया जाएगा? जितने भी माइग्रेंट्स हैं उनका एक डेटाबेस बनाया जाएगा जो लॉकडाउन में आए थे। और इससे फायदा ये होगा कि जो कंपनीज हैं जिनको मैन पावर की जरूरत है उनके लिए भी फायदेमंद होगा और जो लोग जॉब करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये एक हेल्पफुल चीज रहेगी। उनके लिए भी आसानी, जो मतलब बेसिकली जो गैप है बिटवीन द एम्प्लॉयर और द एम्प्लॉय वो एक कम हो जाएगा। उन दोनों की रिक्वायरमेंट फुलफिल होगी इससे। अगली न्यूज है 3 मोर स्टेट्स उड़ीसा, सिक्किम एंड मिजोरम कवर्ड अंडर दी वन नेशन वन रेशन कार्ड स्कीम। तो उड़ीसा, सिक्किम और मिजोरम को वन नेशन वन कार्ड स्कीम के अंतर्गत जोड़ा गया है। ये वन नेशन वन कार्ड स्कीम है क्या? ये इससे फायदा ये होगा कि जो भी माइग्रेंट है किसी भी स्टेट में है, यदि अगर वो स्टेट उस स्कीम के अंतर्गत कवर है तो चाहे उसके पास उस स्टेट का राशन कार्ड हो चाहे ना हो, तो वो उस राशन कार्ड की हेल्प से, जो भी उसके पास राशन कार्ड अवेलेबल होगा किसी भी स्टेट का हो वो, तो उससे वो जो अपने कोटे का जो भी राशन है वो ले सकेगा। मान लीजिए कोई माइग्रेंट है जो उड़ीसा से आया है और मान लीजिए वह उत्तर प्रदेश में काम कर रहा है और उसके पास राशन कार्ड है उड़ीसा का, तो वो अभी जो स्कीम है उसके अंतर्गत तो वह वहां पे उत्तर प्रदेश में राशन ले नहीं पाएगा। लेकिन वन नेशन वन कार्ड स्कीम के अंतर्गत जो है वो अपना राशन ले सकता है अपने उस वाले कार्ड पर भी। तो ये जो स्कीम है इसके अंतर्गत जल्द ही सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को लाया जाएगा ताकि लोग जो है अपना राशन ले सके और जो नेशनल फूड सिक्योरिटी के अंतर्गत उनके लिए जो भी निर्धारित कोटा है वो उनको मिल सके। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश इज द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू प्रोड्यूस 1 लाख बेड्स फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19। तो कोविड-19 के लिए जो है उत्तर प्रदेश ने 1 लाख बेड जो है वो बनाए हैं और उत्तर प्रदेश ऐसा पहला स्टेट बना है जिसने ये चीज की है। और इसमें जो है 3 लेवल के बेड बनाए गए हैं। लेवल 1 और लेवल 2 बेड जो है वो उन पेशेंट के लिए होगा जो कम सिम्टम्स दिखा रहे होंगे और लेवल 3 होगा जो क्रिटिकल इन्फेक्शन वाले पेशेंट्स होंगे उनके लिए वह जो है रखा जाएगा। अगला है इलेक्शन कमीशन अनाउंस द इलेक्शन डेट फॉर द रिमेनिंग 80 सीट्स ऑफ राज्यसभा। तो जो 18 सीट रह गई है राज्यसभा की जिन पे इलेक्शन होना है उन पे वोटिंग जो है वो 19 जून से होगी। 19 जून को इस पे वोटिंग होगी। और राज्यसभा की अगर हम बात करें तो ये परमानेंट हाउस होता है और यहाँ पर जो मेंबर्स होते हैं वो 6 साल के लिए 6 वर्ष का उनका कार्यकाल होता है। लेकिन 1/3 ऑफ जो मेंबर्स हैं वो हर सेकेंड ईयर में, मतलब हर दूसरे वर्ष जो है वो रिटायर करते हैं। और इसके जो वाइस प्रेसिडेंट जो है राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं और राज्यसभा की जो मैक्सिमम सीट है वो 250 होती हैं जिसमें से 238 जो हैं वो यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं और जो 12 होते हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं जिनको जो राष्ट्रपति हैं वो नॉमिनेट करते हैं। चलिए अगली न्यूज देखते हैं। जून 2 तेलंगाना फाउंडेशन डे। तो हर वर्ष 2 जून को तेलंगाना फाउंडेशन डे मनाया जाता है और इसके जो पहले सीएम थे वो थे के चंद्रशेखर राव। इसके पहले चीफ मिनिस्टर थे और अभी भी जो इसके चीफ मिनिस्टर हैं वो के चंद्रशेखर राव ही हैं। इसके जो गवर्नर हैं वो तमिलिसई सौंदरराजन हैं और तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद है। तेलंगाना की लोकसभा में इसकी 17 सीट्स हैं
और अगर हम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें तो इसकी 119 सीटें हैं। और तेलंगाना जो है ये 2 जून 2014 को ये आंध्र प्रदेश से अलग से एक राज्य बना था। सेंट्रल गवर्नमेंट अनाउंस द डेवलपमेंट ऑफ न्यू ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे टू अमृतसर विच विल कनेक्ट द सिटी ऑफ नकोदर टू अमृतसर। जो हमारे रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं उन्होंने अनाउंस किया कि जो न्यू ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बिल्ड किया जाएगा जो कनेक्ट करेगा सिटी ऑफ नकोदर टू अमृतसर। और ये जो एक्सप्रेसवे है ये पास करेगा सुल्तानपुर लोधी, गोइंदवाल साहिब और खदूर साहिब से। और ये जो है एक ऑप्शन प्रोवाइड करेगा उन लोग के लिए जो गुरदासपुर जाना चाहते हैं तो वो नकोदर से जाएंगे तो वो अमृतसर से भी जा सकते हैं और वो करतारपुर से भी होकर जा सकते हैं। और जो अभी डेरा बाबा नानक है और जो करतारपुर साहिब इंटरनेशनल हाईवे है उनको भी इस एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा। तो जो भी पिलग्रिमेज हैं जो भी वहां पर जाएंगे तो उनके लिए जो समय की काफी बचत होगी। और बेसिकली यहाँ से अब दिल्ली एयरपोर्ट से अमृतसर जाने में सिर्फ 4 घंटे का समय लगेगा, तो इसीलिए भी काफी सिग्निफिकेंट हो जाता है। उसके बाद है गायत्री आई कुमार को नया हाई कमिश्नर अपॉइंट किया गया ऑफ इंडिया टू ब्रिटेन और उन्होंने रुचि घनश्याम को रिप्लेस किया है। वो 1986 जो गायत्री आई कुमार हैं वो 1986 की बैच की इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर हैं। नेक्स्ट है बीजेपी के.एन. लक्ष्मणन पास्ड अवे। तो ये जो फोटो में है ये गायत्री आई कुमार है एंड ये के.एन. लक्ष्मणन है, इनका हाल ही में निधन हो गया है और इन्होंने 2 बार तमिलनाडु बीजेपी के प्रेसिडेंट के तौर पर सर्व किया था। अगला न्यूज देखते हैं। कोविड-19 टेस्टिंग लेबोरेटरी सेटअप इन NEIST जोरहट कैंपस। तो पहली बार असम में नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी लैब जो है सेटअप की गई है और यहाँ पर बेसिकली कोविड-19 के टेस्टिंग की फैसिलिटी ये बनाई गई है। यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा और जो 10 साइंटिस्ट की टीम है फ्रॉम इंस्टीट्यूट वो आइसोलेट करेगी RNA को फ्रॉम वायरस। अगली न्यूज है फ्रांस हैज अश्योर्ड टाइमली डिलीवरी ऑफ राफेल एयरक्राफ्ट टू इंडिया। फ्रांस ने कहा है कि डिस्पाइट ऑफ चैलेंजेस पोज्ड बाय कोविड-19 पेंडेमिक वो टाइमली डिलीवर करेगा राफेल एयरक्राफ्ट को। और उसने ये भी कहा है कि जो भारत और फ्रांस के बीच में जो डिफेंस कॉपरेशन है उनको स्ट्रेंथन किया जाए। राफेल की बात करें तो आप यहाँ फोटो में देख सकते हैं राफेल फाइटर को। ये ट्विन जेट फाइटर एयरक्राफ्ट है। ये एयरक्राफ्ट कैरियर और सीशोर दोनों से ये जो है ऑपरेट किया जा सकता है और इट इज कैपेबल ऑफ कैरिंग आउट ऑल कम्बैट एविएशन मिशंस। और ये काफी न्यूज में था तो आपको पता होना चाहिए कि राफेल एयरक्राफ्ट इंडिया कहाँ से प्रोक्योर कर रहा है, तो ये फ्रांस से मंगा रहे हैं। नेक्स्ट है आदेश कुमार गुप्ता अपॉइंटेड एज द न्यू हेड ऑफ द दिल्ली बीजेपी यूनिट। तो जो दिल्ली यूनिट है बीजेपी की वहां पर नया हेड अपॉइंट किया गया है आदेश कुमार गुप्ता को और इन्होंने रिप्लेस किया है मनोज तिवारी को। अगली न्यूज है 3 न्यू स्कीम्स प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, component manufacturing scheme and cluster scheme were announced for the development of the electronics manufacturing sector। तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करने के लिए 3 स्कीम लॉन्च की गई हैं, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम और क्लस्टर स्कीम। और इसका एम यही है कि जो भारत में जितने भी मोबाइल फोन्स हैं उनके पार्ट्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है यहीं पे भारत में इसको बनाना और प्रोड्यूस करना और इसकी वजह से 5 लाख से ज़्यादा डायरेक्ट और 15 लाख से ज़्यादा इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना। और जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया का जो ग्लोबल शेयर है इलेक्ट्रॉनिक्स का वो 1.3% था 2012 में और अब ये बढ़ गया है, थोड़ा सा बढ़ा है। इट हैज इंक्रीज टू 3% बाय 2018। तो एक प्रोग्रेस है और इसी के चलते इंडिया जो है 2nd लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर बन गया है मोबाइल फोन्स का वर्ल्ड में। और इंडिया की यही कोशिश है, आपको पता है 1st नंबर पे तो चाइना है ही, और इंडिया की यही कोशिश है कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंट्री इंडिया बने। चलिए अगली न्यूज देखते हैं। डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी DIAT इंस्टीट्यूट इन पुणे डेवलप्ड एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड COVID-19 डिटेक्शन टूल दैट यूजेस चेस्ट एक्सरे टू आइडेंटिफाई द इन्फेक्शन। और ये जो टूल डेवलप किया गया है ये सिर्फ चेस्ट एक्सरे की हेल्प से, क्योंकि ये AI अनेबल्ड है, तो सिर्फ चेस्ट एक्सरे की हेल्प से ये इन्फेक्शन को आइडेंटिफाई कर सकता है।
कोई भी एबनॉर्मेलिटी है, चाहे वो कोविड-19 की वजह से हो, चाहे किसी और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर की वजह से हो, तो उसको जो है ये आसानी से पता कर सकता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है फॉर रेडियोलॉजिस्ट एंड इट कैन बी ऑल्सो यूज्ड इन टेली मेडिसिन। तो ये इंस्टीट्यूट इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसने डेवलप किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एनेबल्ड कोविड-19 डिटेक्शन टूल। तो आंसर हो जाएगा डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है टारगेट ऑफ 100% डोमेस्टिक टैप कनेक्शन इन अरुणाचल प्रदेश अंडर नेशनल जल जीवन मिशन। तो जो भारत सरकार का नेशनल जल जीवन मिशन है उसके अंतर्गत जो अरुणाचल प्रदेश है उसने टारगेट सेट किया है कि 100% डोमेस्टिक टैप कनेक्शन प्रोवाइड करना है बाय मार्च 2023। ये अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट का ये टारगेट है। जबकि जल जीवन मिशन जो है ये लॉन्च किया गया था 2019 में और इसमें जो गवर्नमेंट का टारगेट है वो है कि सभी लोगों को रूरल, जितने भी रूरल हाउस होल्ड्स हैं वहां पर पाइप वाटर सप्लाई प्रोवाइड करना बाय 2024। और क्योंकि जल जीवन मिशन है तो इसकी जो नोडल एजेंसी होगी वो क्या होगी, वो होगी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। ठीक है, इजी है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। अगली न्यूज देखते हैं, मूडीज डाउनग्रेडेड द रेटिंग ऑफ मेजर इंडियन कॉर्पोरेट्स। तो जो मूडी एक कंपनी है जो ग्लोबल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, मूडी जैसे स्टैंडर्ड एंड पुअर है उसी तरह से मूडीज भी एक मेजर ग्लोबल रेटिंग क्रेडिट एजेंसी है और इसने इंडिया की जो मेजर कॉर्पोरेट्स हैं जैसे कि ONGC हो गया, HPCL होगा, OIL हो गया, IOCL हो गया, इनकी जो रेटिंग्स हैं उसको डिग्रेड किया है, उसको नेगेटिव कर दिया है। और साथ ही में जो सॉवरेन रेटिंग है इंडिया की वो Baa2 से Ba3 नेगेटिव कर दी गई है। तो इससे इम्पैक्ट क्या होगा, जो बेसिकली इन्वेस्टमेंट है उस पर फर्क पड़ेगा। नेक्स्ट है वर्ल्ड बाइसिकल डे 3 जून। तो हर वर्ष 3 जून को वर्ल्ड बाइसिकल डे मनाया जाता है और ये जो डे है ये 2018 में डिक्लेयर हुआ था। एंड क्योंकि साइकिलिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं स्पेशली हेल्थ को और एनवायरनमेंट को, तो उसी को सेंटर में रखते हुए ये जो डे है ये मनाया जाता है। नेक्स्ट है यूनियन कैबिनेट अप्रूव द हिस्टोरिक अमेंडमेंट इन द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट ऑफ 1955। तो गवर्नमेंट ने अभी एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट ऑफ 1955 में अमेंडमेंट किया है और ये जो अमेंडमेंट है इससे सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स, एडिबल ऑयल्स, अनियंस, पोटैटोज, इन सबको जो लिस्ट ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज है इससे हटा दिया गया है, जिसकी वजह से जो फार्मर्स की इनकम है वो इम्प्रूव होगी। और इस नए सिस्टम में इट विल हेल्प इंडिया बिल्ड अ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2024-25। तो ये मेजर अमेंडमेंट हुआ था इस एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 में। अगली न्यूज देखते हैं, अप्रूवल टू एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन ऑर्डिनेंस 2020 बाय यूनियन कैबिनेट। तो हाल ही में एक जो है ऑर्डिनेंस पास किया गया है जिसको यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है। तो इस ऑर्डिनेंस के अंतर्गत क्या होगा, एडिशनल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाएंगी टू द फार्मर्स आउटसाइड द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटी। एंड ये जो ऑर्डिनेंस है ये एक कॉम्प्लीमेंट की तरह एक्ट करेगा टू करंट मिनिमम सपोर्ट प्राइस प्रोक्योरमेंट सिस्टम। और ये जो ऑर्डिनेंस है इट विल ऑल्सो पेव द वे फॉर वन इंडिया वन एग्रीकल्चर मार्केट। जो हम जो भारत सरकार का जो एक एम है कि वन नेशन, एक भारत और एक एग्रीकल्चर मार्केट हो, वन नेशन वन एग्रीकल्चर मार्केट, उसके एम को ये फुलफिल करेगा। अगली न्यूज है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टार्टेड स्किल्ड वर्क्स अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट स्वदेश इनिशिएटिव। तो पहले तो एक क्वेश्चन यही पूछ सकते हैं कि जो स्वदेश इनिशिएटिव है ये क्या है। तो स्वदेश इनिशिएटिव जो है ये गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है। इस इनिशिएटिव में क्या होगा, ये एक डेटाबेस तैयार किया जाएगा जिसमें जितने भी लोग रिटर्न हो रहे हैं इंडिया में अंडर वंदे भारत मिशन, उनका जो है डेटाबेस होगा स्किल का, और जितने भी सिटीजन्स हैं जो वापस आ रहे हैं उनको एक ऑनलाइन स्वदेश स्किल कार्ड फिल करना होगा और जो कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन है वो कंपनीज के साथ शेयर की जाएगी फॉर सुटेबल प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द कंट्री। अगली न्यूज है, न्यू डेफिनेशन ऑफ MSME विल कम इनटू फोर्स फ्रॉम 1 जुलाई। तो जो आत्मनिर्भर भारत पैकेज में जो डिक्लेरेशन किया गया था कि जो MSME की जो डेफिनेशन है वो नई जल्द आएगी, तो वो नई डेफिनेशन
1 जुलाई 2020 से एप्लीकेबल होगी। पहले जो एमएसएमई की डेफिनेशन थी उसमें मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर के लिए अलग अलग डेफिनेशन थी, लेकिन जो नई डेफिनेशन है वो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज के लिए सेम है। माइक्रो एंटरप्राइज तब कहा जाएगा जिसमें इन्वेस्टमेंट अप टू मैक्सिमम 1 करोड़ हो और एनुअल टर्नओवर अप टू अ मैक्सिमम 5 करोड़ हो। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसको किसी को भी स्किप नहीं करना है, चाहे वो एसएससी की तैयारी कर रहा है, चाहे स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहा है, चाहे बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहा है, क्योंकि यहाँ से आपको डेफिनेटली क्वेश्चन मिलने वाला है। स्मॉल एंटरप्राइजेस की हम बात करें तो इन्वेस्टमेंट हो मैक्सिमम ऑफ 10 करोड़ और एनुअल टर्नओवर होना चाहिए अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 50 करोड़। और मीडियम एंटरप्राइज उसको कहा जाएगा जिसमें इन्वेस्टमेंट हो अप टू 20 करोड़ एंड एनुअल टर्नओवर हो अप टू 100 करोड़। आगे बढ़ते हैं। स्टार्ट ऑफ ऑल इंडिया रियल टाइम मार्केट इन पावर सेक्टर। तो पावर सेक्टर में ऑल इंडिया रियल टाइम मार्केट स्टार्ट की गई है। इसको यूनियन मिनिस्टर ऑफ पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के जो मिनिस्टर हैं राजकुमार सिंह, उन्होंने स्टार्ट किया है, उन्होंने लॉन्च किया है ये चीज। और इसमें जो है हर दिन आधे घंटे के लिए फॉर हाफ एन आवर जो है ये मार्केट खुला रहेगा, जिसमें जो भी पावर को मतलब बेसिकली जो भी एक्सचेंज करना चाहते हैं, जो सेल करना चाहते हैं, जो परचेज करना चाहते हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा और एक्सचेंज जो है वो 1 आवर बिफोर डिलीवरी किया जाएगा। एंड इट इज एन ऑर्गेनाइज्ड मार्केट प्लेटफॉर्म दैट एनेबल्स बायर्स एंड सेलर्स टू मीट देयर एनर्जी नीड्स इन रियल टाइम इंडिया ऑपरेशंस। तो मान लीजिए कोई प्लांट है, अगर वहां पे कुछ फेल हो गया है और उस प्लांट को अर्जेंट रिक्वायरमेंट है तो वो इस प्लेटफॉर्म से रियल टाइम बेसिस पे उसको एनर्जी मिल सकती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हो सकती है। तो ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म एक क्रिएट किया गया है। नेक्स्ट है रवीश कुमार अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू फिनलैंड। तो रवीश कुमार जो है उनको अगला एम्बेसडर इंडिया का नियुक्त किया गया है फिनलैंड के लिए, और वो 1995 बैच के इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर हैं और उन्होंने जो है स्पोक्स पर्सन की तरह एक्ट किया था ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स फ्रॉम जुलाई 2017 से अप्रैल 2020 तक। अगली न्यूज है दिल्ली गवर्नमेंट लॉन्च्ड अ मोबाइल ऐप कॉल्ड दिल्ली कोरोना। तो ये जो दिल्ली कोरोना ऐप है इसमें रेजिडेंट्स जो हैं वो ट्रैक कर सकते हैं कि भाई कितने बेड्स और वेंटिलेटर्स अवेलेबल है हॉस्पिटल में दिल्ली के, और इसको एक्सेस किया जा सकता है वेब ब्राउजर से भी। अगली न्यूज है कोलकाता पोर्ट विल बी रीनेम्ड एज द श्याम प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। कोलकाता पोर्ट की 150th एनिवर्सरी पे ये डिक्लेयर किया गया था बाय प्राइम मिनिस्टर कि जो कोलकाता पोर्ट है उसको श्याम प्रसाद मुखर्जी पोर्ट नाम दिया जाएगा, और अब यूनियन कैबिनेट ने इसको अप्रूव कर दिया है। और ये जो पोर्ट है अगर हम बात करें मेजर पोर्ट्स की इंडिया में, तो इंडिया में जो मेजर पोर्ट्स हैं वो 13 हैं, जिसमें से 12 जो है फुली गवर्नमेंट ओन्ड हैं, और जो एक पोर्ट है ये जो है एनोर पोर्ट जो है ये कॉरपोरेट है। चेन्नई में है ये एनोर पोर्ट, ये कॉरपोरेट पोर्ट है। एंड ये जो 12 मेजर पोर्ट है ये गवर्नमेंट ओन्ड है। और ये 12 मेजर पोर्ट में कौन कौन सा पोर्ट शामिल है? एक कोलकाता पोर्ट है, देन नेक्स्ट इज पारादीप पोर्ट, उसके बाद है न्यू मैंगलोर पोर्ट, कोचिन पोर्ट और मुंबई पोर्ट, जेएनपीटी, चेन्नई पोर्ट, ट्यूटिकोरिन पोर्ट, मोरमुगाओ पोर्ट और पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, ये सारे जो पोर्ट हैं ये 12 पोर्ट्स मेजर पोर्ट्स जो हैं। हाँ, इसमें विशाखापट्टनम और रह गया, विशाखापट्टनम पोर्ट भी मेजर पोर्ट में आता है। तो ये जो है 12 मेजर पोर्ट्स हैं और टोटल 13 है, जिसमें से एक एनोर है और 12 मेजर ये हैं। नेक्स्ट है हर साल 4 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चाइल्ड विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन मनाया जाता है। इस दिन को 1982 में स्टैब्लिश किया गया था। और इम्पॉर्टेंट डेज क्वेश्चन आ जाता है कई बारी, जैसे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब सेलिब्रेट होता है, जो मेजर इंटरनेशनल डेज हैं या नेशनल डेज हैं उसमें से क्वेश्चन बनने के चांसेस, तो आपको पता होना चाहिए कि कब कौन सा डे मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं फ्लड हजार्ड इन मेक्सिको ड्यू टू ट्रॉपिकल स्टॉर्म
क्रिस्टोबाल। तो क्रिस्टोबाल एक जो है ट्रॉपिकल स्टॉर्म आया था, जिसको कहा जाता है कि ये जो रिमेन्स थे, जो एक ट्रॉपिकल स्टॉर्म आया था अमांडा, जिसने एल सल्वाडोर और ग्वाटेमाला में तबाही मचाई थी, उसी का जो रिमेन है, उसी से बनके ये क्रिस्टोबाल जो है इमर्ज हुआ है। और अब ये मेक्सिको में फ्लड हजार्ड कॉज कर रहा है। और साइक्लोन जो है, जैसा मैंने पहले भी बताया है कि साइक्लोन अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। इसको हरिकेन कहते हैं, हरिकेन कहते हैं नॉर्थ एटलांटिक रीजन में, और ईस्ट पैसिफिक में भी इसको हरिकेन ही कहा जाता है। टाइफून कहते हैं इसको साउथ ईस्ट एशिया और चाइना रीजन में। ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं इसको साउथ वेस्ट पैसिफिक और इंडियन ओशन रीजन में। और विली विली कहते हैं इसको ऑस्ट्रेलिया में। और अगली न्यूज देखते हैं। वर्ल्ड बैंक रिलीज द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स जून 2020 रिपोर्ट। वर्ल्ड बैंक जो है हर साल 2 बारी ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स जो है जारी करता है, और इस वाली जो रिपोर्ट है जून 2020 की, इसमें बताया गया है कि कोरोना की वजह से ग्लोबल इकोनॉमी पे क्या फर्क पड़ रहा है। और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कोविड-19 की वजह से 60 मिलियन, आप अंदाजा लगाइए, 60 मिलियन लोग जो हैं एक्सट्रीम पॉवर्टी में धकेल दिए जाएंगे बाय 2020। मतलब 2020 के एंड तक जो है 60 मिलियन लोग जो है इस कोरोना वायरस की वजह से एक्सट्रीम पॉवर्टी में चले जाएंगे। तो ये एक मेजर इकोनॉमिक इम्पैक्ट है कोरोना वायरस का ऑन ग्लोबल इकोनॉमी। अगली न्यूज देखते हैं। वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट ऑर्गेनाइज्ड बाय द यूके प्राइम मिनिस्टर। तो वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट, जिसको ग्लोबल वैक्सीन अलायंस जो है, ग्लोबल वैक्सीन अलायंस गावी जिसको कहते हैं, तो ये इसका एक वर्चुअल समिट ऑर्गेनाइज किया गया था बाय यूके प्राइम मिनिस्टर। और इसमें इंडिया की तरफ से जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया जो है वो ग्लोबल वैक्सीन अलायंस को $50 मिलियन जो है वो प्रोवाइड करेगी। और इंडिया में अगर हम बात करें इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की, तो हमारा जो मेजर प्रोग्राम है वो मिशन इंद्रधनुष है, जिसमें हम प्रेग्नेंट वुमेन और चिल्ड्रन का कंप्लीट इम्यूनाइजेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें 6 नई वैक्सीन को भी ऐड किया गया है इस प्रोग्राम में। और ग्लोबल वैक्सीन अलायंस गावी की बात करें तो ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ये 2000 में इसको क्रिएट किया गया था, ईयर 2000 में। और ये जो भी गरीब देश है, पुअर से पुअर कंट्री है, वहां पर चिल्ड्रन तक और लोगों तक वैक्सीन को पहुंचाना इसका एम है। और इसकी जो हेडक्वार्टर है, गावी का जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा में है। और इसकी जो फाउंडर है वो बिल एंड मेलिंदा गेट्स फाउंडेशन है, बिल एंड मेलिंदा गेट्स फाउंडेशन। ठीक है। नेक्स्ट है 2 जॉइंट डिक्लेरेशन ऑन एनहेंसिंग इंडिया ऑस्ट्रेलिया कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रिलेशनशिप। तो हाल ही में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मध्य एक वर्चुअल समिट हुआ था, जिसमें 2 जॉइंट अनाउंसमेंट किए गए कि पहला तो ये कि दोनों देशों के बीच में कॉपरेशन को बढ़ाया जाएगा, चाहे वह बायलैटरल लेवल पे हो चाहे वो मल्टीलेटरल लेवल पे हो। और साथ में ये भी कहा गया कि जो इंडो पैसिफिक रीजन है वहां पर मैरीटाइम कॉपरेशन की बात कही गई है। और साथ ही 7 MOU साइन हुए थे दोनों कंट्रीज के बीच में, जिसमें साइबर से रिलेटेड एक एग्रीमेंट था, माइनिंग और प्रोसेसिंग ऑफ इम्पोर्टेंट मिनरल्स उससे रिलेटेड एक कॉपरेशन एग्रीमेंट साइन हुआ था, MOU साइन हुआ था। म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट के रिस्पेक्ट में साइन हुआ था, एक डिफेंस रिलेटेड था, एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड था, एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड कॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ गवर्नेंस रिफॉर्म्स, ये एक MOU साइन हुआ था। और एक एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के बीच के रिलेटेड कॉपरेशन पे जो है MOU साइन हुआ। और साथ ही में वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट पे भी एक कॉपरेशन रिगार्डिंग MOU साइन हुआ है दोनों देशों के बीच में। नेक्स्ट है डेथ ऑफ नोटेड फिल्म मेकर एंड डायरेक्टर बसु चैटर्जी। तो बसु चैटर्जी जो थे 93 साल के थे, उनका हाल ही में निधन हो गया है। और वो काफी फेमस फिल्म डायरेक्टर थे। उनकी जो कुछ फेमस मूवीज थी वो थी छोटी सी बात, रजनीगंधा, चितचोर, पिया का घर, खट्टा और मीठा, एटसेट्रा। नेक्स्ट चलते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड द मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स लॉन्च ट्यूलिप इनिशिएटिव। तो ये ट्यूलिप इनिशिएटिव किसके लिए लॉन्च किया गया है? ये इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप प्रोवाइड करने के लिए लॉन्च किया गया। और ये जो ट्यूलिप इनिशिएटिव है, ये पूछ सकते हैं कि किस किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने और मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स ने मिलके जो है लॉन्च किया है। ये इनका जॉइंट इनिशिएटिव है।
और इस प्रोग्राम से 25,000 के आसपास बच्चों का जो है फायदा होगा पहले साल में। और इसमें ये जो इनिशिएटिव्स है सभी स्टेक होल्डर को फायदा पहुंचाएगा, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, चाहे अर्बन लोकल बॉडीज हों, और ये स्किल्स को बिल्ड करेगा अमंग द यूथ। तो ये ट्यूलिप इनिशिएटिव रिलेटेड टू स्टूडेंट्स है, इंटर्नशिप प्रोवाइडिंग टू इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। अगला है प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत 500 रुपए जो है डायरेक्टली ट्रांसफर किए जाएंगे इन द अकाउंट ऑफ विमेन बेनिफिशियरीज। जो गवर्नमेंट ने अमाउंट सैंक्शन किया था फॉर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पैकेज में, उसी के तहत जो है जो विमेन बेनिफिशियरीज है उनको जून में 500 रुपए उनके अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफर किए जाएंगे, जो भी प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत हैं। अब देखिए यहाँ पे एक स्कीम का नाम आया प्रधानमंत्री जनधन योजना, तो कहीं भी स्कीम कोई आती है उसको जरूर पढ़िए। तो ये जो स्कीम है ये 2014 में लॉन्च की गई थी, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत है, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि जो गरीब लोग हैं उनको बैंक की प्रणाली से जोड़ना है, उनको उनके खाते जो है बैंक में खुलवाने हैं, ताकि उनको भी हर प्रकार की जो फैसिलिटी है, बैंकिंग फैसिलिटी है, वो उसका फायदा उठा सके। और ये जो स्कीम है ये अर्बन और रूरल, ये इंपॉर्टेंट है, ये अर्बन और रूरल दोनों एरियाज को कवर करती है। यहाँ पे जीरो बैलेंस अकाउंट खुलता है, साथ ही में रुपए कार्ड दिया जाता है, और इसमें एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी दी जाती है जो नॉर्मल अकाउंट्स में नहीं मिलती है। जो बेसिकली करंट अकाउंट का फीचर है वो इस वाले प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत जो है वो प्रोवाइड किया गया है। नेक्स्ट है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो पहला क्वेश्चन तो यहीं से बन जाता है कि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे को कौन जारी करता है, तो इसको मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन जारी करता है। और ये जो सर्वे है इसमें बताया गया कि थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ है अनएम्प्लॉयमेंट रेट में, अनएम्प्लॉयमेंट रेट घटा है। पहले ये 6.1% था 2017 और 18 में, और अब ये घट के 5.8% हो गया है 2018-19 में। ऑल्दो ये जो डिक्लाइन है वो उतना ज्यादा नहीं है, बट ये सिग्निफिकेंट है क्योंकि एटलीस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो घट तो रहा है। और जो पीरियोडिक लेबर सर्वे है ये 2017 में जो है ये लॉन्च किया गया था बाय NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और इसमें लेबर फोर्स को डिफाइन किया गया है कि जो लोग कामकाज के लिए देख रहे हैं या फिर काम कर रहे हैं या फिर काम करने के लिए अवेलेबल हैं, वो सभी लेबर फोर्स का पार्ट हैं। अगली न्यूज देखते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कंसिडर्ड LG पॉलीमर इंडिया टू बी फुली रिस्पॉन्सिबल फॉर गैस लीकेज इन विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम में जो स्टाइरीन गैस का जो लीकेज हुआ था फ्रॉम द टैंकर ऑफ LG पॉलीमर इंडिया, उसके लिए NGT ने LG पॉलीमर को पूरा रिस्पॉन्सिबल ठहराया है। उन्होंने कहा है कि जो भी लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी जो भी हुआ है उसके लिए LG पॉलीमर रिस्पॉन्सिबल है। और स्टाइरीन गैस की अगर हम बात करें तो इसको इथाइल बेंजीन या फिर विनाइल बेंजीन भी कहते हैं, और ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है। इससे हेडेक, फैटिग, वीकनेस, डिप्रेशन, इस तरह की चीजें होती हैं। और ये जो ट्रेजेडी हुई थी इसमें काफी लोग मर गए थे और काफी लोगों को जो है मेडिकली वो कह सकते हैं क्रिटिकल हो गए थे। नेक्स्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट रिलीज द कोविड-19 मैनेजमेंट इंडेक्स। तो हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोविड-19 मैनेजमेंट इंडेक्स जो है वो लॉन्च किया, रिलीज किया है, और इसमें 10 स्टेट्स का आकलन किया गया है, और इसमें राजस्थान ने टॉप किया है। राजस्थान स्टेट ने इस इंडेक्स में टॉप किया है क्योंकि राजस्थान में जो कोरोना के जो केसेस थे वो 10,000 के आसपास तो पहुंच गए थे, लेकिन जो एक्टिव केसेस थे वो घट रहे थे लगातार। और स्टेट में अब जो एक्टिव केसेस हैं वो केवल 2,699 हैं। और जो डेथ रेट भी काफी कम है, 2.16% है, जो नेशनल एवरेज से काफी कम है। अगला देखते हैं 21st मीटिंग ऑफ सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट गारंटी काउंसिल कंक्लूडेड। तो ये जो सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट गारंटी काउंसिल है ये मनरेगा एक्ट के अंतर्गत जो है यहाँ पे फॉर्म हुआ था, और इसकी जो 21st मीटिंग है वो हाल ही में कंक्लूड हुई थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। और ये जो काउंसिल है इसको हेड कौन करता है, इसको मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट हेड करते हैं। और ये काउंसिल एडवाइस करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को और मैटर्स रिलेटेड टू मनरेगा स्कीम से रिलेटेड कोई भी अगर मैटर है तो उसके लिए जो एडवाइस है वो ये काउंसिल देती है, और हाल ही में इसकी बैठक संपन्न हुई थी। अगली न्यूज देखते हैं। जून 5 वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे।
तो हर साल 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है। इस वर्ष इसकी जो थीम थी वो थी सेलिब्रेटिंग बायोडाइवर्सिटी, सेलिब्रेटिंग बायोडाइवर्सिटी। और इसको हैशटैग टाइम फॉर नेचर के अंतर्गत इसको सेलिब्रेट किया गया कि ये अब नेचर का समय आ गया है, सेलिब्रेटिंग बायोडाइवर्सिटी। जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है ये पहली बार 1974 में सेलिब्रेट किया गया था और हर वर्ष इसको 5 जून को मनाया जाता है ताकि लोगों में ये अवेयरनेस क्रिएट की जाए कि हमारा एनवायरनमेंट हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। अगली न्यूज है, गवर्नमेंट ने 572 करोड़ रुपए जो है वो अप्रूव किए हैं 2020-21 के लिए जल जीवन मिशन के अंतर्गत। तो जल जीवन मिशन की जैसे भी हमने बात की अभी थोड़ी देर पहले कि ये अगस्त 2019 में इसको लॉन्च किया गया था और इसके अंतर्गत जितने भी रूरल हाउस होल्ड है उनको पाइप वाटर सप्लाई प्रोवाइड करने का सरकार का मिशन है 2024 तक का। और इसकी नोडल एजेंसी कौन है? जल शक्ति मिनिस्ट्री है। और झारखंड जो है उसने अभी तक 98,000 जो है टैप कनेक्शन इंस्टॉल करा दिए हैं और जितनी भी रूरल फैमिलीज हैं उसमें और टैप कनेक्शन प्रोवाइड करने की उसकी जो एम है उसको फुलफिल करने का के लिए ये जो अमाउंट है ये अप्रूव किया गया है। अगली न्यूज देखते हैं, लॉन्च ऑफ अर्बन फॉरेस्ट प्रोग्राम बाय एनवायरमेंट मिनिस्टर ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है अर्बन फॉरेस्ट प्रोग्राम और इसके अंतर्गत जो है फॉरेस्ट अर्बन फॉरेस्ट डेवलप किए जाएंगे, अर्बन फॉरेस्ट डेवलप किए जाएंगे 200 कॉर्पोरेशंस और सिटीज में, 200 कॉर्पोरेशंस और सिटीज में लॉन्च किए जाएंगे, डेवलप किए जाएंगे अर्बन फॉरेस्ट। और इसका मेन एम ये है कि जो भी डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड है उसको रिक्लेम करना और इसके लिए जो अमाउंट है, जो फंड है वो कैंपा फंड से लिया जाएगा। और कैंपा फंड के हमें पता है कि जो भी अमाउंट होता है 90% जो है वो स्टेट्स को जाता है और जो 10% है वो सेंटर के पास रह जाता है इस कैंपा फंड का, यानी कि कॉम्पेंसेटरी अफॉरेस्टेशन एक्ट के अंतर्गत जो फंड स्टैब्लिश है वहां से इसके लिए फंड दिया जाएगा। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी का 8% भारत में है तो इसीलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भारत जो है जो भी ये बायोडाइवर्सिटी है इसको कंजर्व करे और इसको और ज्यादा जो कवर है बायोडाइवर्सिटी का उसको और ज्यादा बढ़ाए। नेक्स्ट है ऑर्डिनेंस टू अमेंड द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। तो हाल ही में जो है गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस लाया है टू अमेंड इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड ऑफ 2016 और इसके अंतर्गत जो है जो भी इंसॉल्वेंसी के केस हैं ड्यूरिंग दिस कोविड-19 पेंडेमिक, अगर इसकी वजह से कोई इंसॉल्वेंसी का केस आता है तो वो उस पर बेसिकली इनिशिएशन नहीं किया जाएगा। इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स विल नॉट बी कमेंस्ड फॉर द डिफॉल्ट पीरियड ऑफ रीपेमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम ऑन द मार्च 25 फर्स्ट लॉकडाउन कमेंसमेंट डेट, यानी कि लॉकडाउन के दौरान अगर कोई भी इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स हैं डिफॉल्ट के लिए वो जो है प्रोसीडिंग्स इनिशिएट नहीं की जाएंगी। तो इसकी अनाउंसमेंट जो है आत्मनिर्भर भारत पैकेज में की गई थी और उसी के चलते ये ऑर्डिनेंस लाया गया है। तो ऑर्डिनेंस क्या होता है? ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट के द्वारा सेंटर में कह सकते हैं और गवर्नर के द्वारा स्टेट में लाया जाता है जब उनको लगता है कि कोई सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर सेशन में नहीं है। तो प्रेसिडेंट को आर्टिकल 123 और गवर्नर को आर्टिकल 213 के अंतर्गत पावर दी गई है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन टू ब्रिंग एन ऑर्डिनेंस या टू इशू एन ऑर्डिनेंस। नेक्स्ट है पावर मिनिस्टर आर.के. सिंह लॉन्च दी आई कमिट कैंपेन। तो आई कमिट कैंपेन जो है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे लॉन्च किया गया है और इसको ऑपरेट कौन करेगा? एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड। इसके लिए ऑपरेटिंग एजेंसी होगी एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड। और इस कैंपेन के अंतर्गत बेसिकली सारे स्टेक होल्डर्स जो भी इंडिविजुअल है उनको ये इनिशिएटिव एक कॉल है सारे स्टेक होल्डर्स और इंडिविजुअल्स के लिए कि वो एनर्जी एफिशिएंसी की तरफ मूव करें, रिन्यूएबल एनर्जी को अपनाएं और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए कोई भी डेवलपमेंट है, कोई भी एनर्जी सिस्टम है उसको क्रिएट करें। नेक्स्ट है बांग्लादेश लॉन्च कोरोना ट्रेसर बीडी ऐप। तो बांग्लादेश ने एक कोरोना ट्रेसर बीडी ऐप लॉन्च किया गया है जिससे जो कोरोना इन्फेक्टेड पीपल हैं और उनके आसपास के जो लोग हैं उनको डिटेक्ट किया जा सकता है। और इस टाइप का जो ऐप है हमारा भारत में वो कौन सा है? आरोग्य सेतु ऐप।
ये हमारा कोरोना ट्रेसर ऐप है और ये इसको हाल ही में ओपन सोर्स डिक्लेयर किया गया। ओपन सोर्स यानी कि इसका जो कोड है उसको कोई भी यूज कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। नेक्स्ट है, इन मध्य प्रदेश अ ट्री प्लांटेशन कैंपेन कॉल्ड थैंक मॉम हैज बीन लॉन्च। तो मध्य प्रदेश ने वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे थैंक्स मॉम करके एक इनिशिएटिव कैंपेन लॉन्च किया है और ये जो इस कैंपेन के अंतर्गत प्लांट्स जो है उगाए जाएंगे, जैसे नीम, गुआवा, मैंगो, तुलसी, इस टाइप के प्लांट्स उगाए जाएंगे कैंपस में और उनपे जितने भी एम्प्लॉय हैं उनके मदर के नेम पर वो प्लांट पे प्लेट लगाई जाएगी। मध्य प्रदेश की हम बात करें तो ये राजस्थान के बाद सेकंड नंबर पे आता है इन टर्म्स ऑफ एरिया और इसकी कैपिटल भोपाल है और इसके चीफ मिनिस्टर जो है वो शिवराज सिंह चौहान है, गवर्नर लालजी टंडन है। और मध्य प्रदेश की लोकसभा में अगर हम बात करें तो 29 सीट्स हैं और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में इसकी 230 सीट्स हैं। तो स्टेट पीसीएस वाले लोग जो हैं वो ये सब चीज़ें पढ़ लें। इनफैक्ट लोकसभा सीट्स के बारे में तो जो एसएससी के जो एग्जाम्स हैं उसमें भी पूछ लेते हैं कि पर्टिकुलर स्टेट की लोकसभा या राज्यसभा सीट्स कितनी हैं। तो कोई भी अगर स्टेट न्यूज़ में आता है तो आप उसके बारे में ये सारी चीज़ें, उसकी पॉलिटी, ज्योग्राफी सब पढ़ लीजिए। अगले देखते हैं, फिट इंडिया टू प्रमोट 10 इंडिजिनस गेम्स ऑफ इंडिया अंडर एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत जो पहल है भारत सरकार की, वो पहल जो है लॉन्च की गई थी और इसका मेन मोटो ये है कि लोगों को अवगत कराना कि हमारे भारत में कौन कितने कल्चर हैं, ट्रेडिशंस हैं, ताकि लोग एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे के कल्चर का सम्मान करें और जो वो एकता की भावना है वो लोगों में जागरूक हो। और जो फिट इंडिया मूवमेंट है, फिट इंडिया मूवमेंट स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, उसके अंतर्गत 10 इंडिजिनस गेम्स जो है इंडिया के वो उनको प्रमोट किया जाएगा। उसमें खो खो, गटका, कलारी पट्टू, मालखम, थांगटा, शाका, कबड्डी, रोल बॉल, टग ऑफ वॉर और शूटिंग बॉल जो है ये शामिल हैं। और इसका जो एम है वो सिर्फ ये नहीं है कि लोगों को कल्चर के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराना, बल्कि ये भी है कि जो रिस्पेक्टिव स्टेट्स के जो ट्रेडिशंस हैं, जो हेरिटेज है उनका इंडिजिनियस गेम्स का, उससे भी अवेयर कराना है। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, डीआरडीओ डेवलप्ड अ डिवाइस सुमेरु पैक्स अ पर्सनल एयर सर्कुलेशन सिस्टम। तो डीआरडीओ ने हाल ही में एक डिवाइस जो है डेवलप की है जिसका नाम है सुमेरु पैक्स और ये जो डिवाइस है ये एक पर्सनल एयर सर्कुलेशन सिस्टम है और ये एक स्मॉल बैग है जिसका वजन 500 ग्राम के आसपास है और ये पीपी किट के अंदर इसको यूज किया जा सकता है, रखा जा सकता है और ये जो है 39 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे बढ़िया काम करता है और वियरर जो भी इसको पहनेगा उसको पसीना भी नहीं आएगा, उसको ठंडा रखेगा और कंफर्टेबल ये रखेगा। और इसको डीआरडीओ ने बनाया है। डीआरडीओ के जो करंट चेयरमैन हैं वो है जी सतीश रेड्डी और ये जो डीआरडीओ है 1958 में फॉर्म हुआ था। इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है ब्रजेंद्र नवनीत अपॉइंटेड एम्बेसडर एंड परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया एट द डब्ल्यूटीओ। तो ब्रजेंद्र नवनीत को एम्बेसडर और परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट किया गया है डब्ल्यूटीओ का। डब्ल्यूटीओ यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। 1999 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं तमिलनाडु काडर के और हाल ही में इन्होंने अपना जो टर्म है एज जॉइंट सेक्रेटरी इन द पीएमओ वो कंप्लीट किया है। बात करें हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की तो ये 1995 में फॉर्म हुआ था और इसके हेडक्वार्टर्स जो हैं वो जेनेवा में है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसका जो मेन काम है वो यही है कि जो भी इंटरनेशनल ट्रेड होता है बिटवीन नेशंस उसको रेगुलेट करना। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर जो करंट अफेयर्स हैं 1 से 7 जून तक के वो कंप्लीट उसको रिवीजन कर लिया है और ये सेशन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। और मैं आपसे यही बार बार कहूंगी कि जितना आप रिवीजन कर सकते हैं आप करिए, क्योंकि रिवीजन ही आपका की है कि आप अच्छा स्कोर कर सके जनरल अवेयरनेस सेक्शन में। क्योंकि कोई भी चीज, देखिए मैथ्स होता है, रीजनिंग होती है, आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, इंग्लिश है उसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन करंट अफेयर्स में आप प्रैक्टिस 2 चीजों से कर सकते हैं। या तो आप क्विज अटेम्प्ट करें, क्विज को बार बार रिपीट करें और साथ ही में आप रिविजन करें। तो ये 2 चीजें बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं, तो आप इस पे ध्यान दीजिए
डेली करंट अफेयर्स को आप हमारे फॉलो कीजिए और आप हमारे डेली करंट अफेयर्स जो है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। आप हमारी वेबसाइट पर जाके उनको पढ़ सकते हैं, PDF डाउनलोड कर सकते हैं, क्विज भी अटेम्प्ट कर सकते हैं और भी स्टडी मटेरियल अवेलेबल है आपकी प्रिपरेशन के लिए जो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल पेंडुलम मीडिया को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए नोटिफिकेशन के लिए और यूं ही जम के तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट दोस्तों, थैंक यू।